डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये सॉल्व पेपर है विद डिस्क्रिप्टिव है, ये बाइलिंगुअल भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि आपकी बीपीएससी पीजीटी की परीक्षा आपकी बेहतर उसमें तैयारी हो और सिलेक्शन तय हो। उसी क्रम में आज हम लोग यूपी जो हायर है हायर उसका पेपर सॉल्व करें जो कि 2021 में हुआ और ये डिस्क्रिप्टिव है इसमें। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड कंटेंट आप या उससे रिलेटेड जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, ये सॉल्व पेपर कितना सॉल्व करते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर वैसे किसी टॉपिक से आप पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहद ज़रूरी ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है या कौन सा प्रश्न आने की इसमें संभावना है। उसी क्रम में हम लोग लगातार सॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और जो तमाम डीएसपी हुआ या यूपी पीजीटी हुआ या आरपीएससी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज फिर एक नया पेपर सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही वीडियो को सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों का अंतर राज्य आवंटन अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। कौन सा है वो? तो है आपका आंसर 91st अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से और संघ राज्यों से 20 और इसकी जो अधिकतम संख्या है 550 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। और इसमें जो आप वो 552 अगर सोच रहे होंगे वो अब नहीं है, क्योंकि जो दो आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधि थे उनको उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह नहीं है। कौन सा दबाव समूह इसमें से नहीं है? तो वह आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं बल्कि राजनीतिक दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इन विच इलेक्शन वुमेन क्रॉस्ड 7% मार्क इन लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी लोकसभा महिलाओं का प्रतिशत किस चुनावी वर्ष में पहली बार 7% के ऊपर गया? ऑप्शन देखिए, ये होगा आपका 1984, ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव है यहाँ, आप समझ लीजिए। सभी लोकसभा के महिलाओं का है, उसमें देखिए ये सब कुछ है बताया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है, यानी जो फेडरलिज्म है उससे संबंधित विचारक कौन नहीं है, सिद्धांतकार नहीं है। कौन नहीं है? बाकी जेम्स मैडिसन, थॉमस जेफरसन और केनेथ सीवियर यानी के सीवियर, ये सभी संघवादी विचारक है, संघवाद से संबंधित सिद्धांतकार, लेकिन डेविड स्टेन इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था। ये प्रश्न भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है, हर बार आता है। केंद्र राज्य संबंधों से जो समीक्षा विभिन्न जो समितियां हैं उनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? वो था तमिलनाडु। आप ये देख लीजिए व्याख्या।
ये केंद्र राज्यों से संबंधित जो अन्य समितियां हैं, एक तो प्रथम प्रशासनिक सुधार, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल ज्ञापन, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। ये कभी कभी पूछ देता है कि ये विभिन्न जो समितियां दे देगा और इनको कालक्रम के अनुसार सेट करने के लिए कह देगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कौन से कारक उत्तरदायी हैं? देखिए, कल्याणकारी राज्य का उदय, ये भी है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण भी लोक प्रशासन का महत्व बढ़ा है। जनसंख्या में तेजी बढ़ोतरी उसकी वजह से भी, और आर्थिक नियोजन के लिए तो है ही। तो चारों ऑप्शन इसमें शामिल होंगे, तो यानी डी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। ये आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका लूथर गुलिक का, ऑप्शन ए। और उनका एक जो ये आप पढ़ लीजिए। द एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसीज किसने लिखी? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? मैक्स वेबर, जो सत्ता का अवलंबन करते हैं, 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? ये बस बेहद महत्वपूर्ण है, कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? तो ये कथन है आपका लूथर गुलिक का। देखिए, एक सिद्धांत जो लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्बोला, ये भी आपको आना चाहिए, और इसके जो प्रत्येक अक्षर का मतलब है वही पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखा? नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक है लूथर गुलिक की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो एक तो फंक्शनल फोर्मेंसिक और टाइम एंड मोशन स्टडी, तो आपके जो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट है उससे जुड़ा हुआ है, या जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन तो ये आपका जो ऑप्शन है ए और डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हेनरी फ्योल ने किसका समर्थन नहीं किया है? तो हेनरी फ्योल ने तकनीकी कौशल, मानविक कौशल और अवधारणात्मक कौशल का समर्थन किया, लेकिन वो आदर्शवादी कौशल का समर्थन नहीं किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें सभी जो एकदम पूरी तरह व्याख्या इसमें, आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस तरह उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत का जो सीएजी है उसको उसी प्रक्रिया के द्वारा पद उसी तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जो सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ व्याख्या पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, सुधार एवं पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ये है आपके कार्मिक मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये पूरा आप व्याख्या पढ़ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो पांडे महोदय थे, SR पांडे। ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया? तो कौन से प्रधानमंत्री थे? वो थे
नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए सही होगा। और उनके जो वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 16, ये आप वीडियो पॉज करके इसका पूरा पढ़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? तो इस समय आपके जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसमें जो कितने सदस्य हैं? लगभग 22 सदस्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, या व्याख्या जो है पढ़ लीजिएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकार हैं उनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रतिपादित किया था? यानी 14 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन भाषा बदल दी गई है। तो है आपके 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो लाया गया वो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है 21 कि डिसीजन ऑन द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टेकन बाय, संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता का निर्णय कौन लेती है? संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का निर्णय लेती है कौन? तो है जनरल सुरक्षा परिषद की अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा। देखिए दोनों का रोल है, लेकिन रोल जिसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा परिषद जब तक अबाध्यकारी मतलब उस पर वीटो नहीं यूज करेगी, उसका जब तक सुरक्षा परिषद की तरफ से एनओसी नहीं मिल जाता मतलब वो स्वीकार नहीं कर लेती तब तक जनरल असेंबली कुछ नहीं कर सकती है। फिर अगर सुरक्षा परिषद स्वीकार कर लेती फिर जनरल असेंबली भी जरूरी है। दोनों का स्वीकृति जरूरी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको क्या है, जितने वो 5 महाशक्तियाँ जो सुरक्षा परिषद में शामिल हैं जो स्थायी हैं उनकी रजामंदी जरूरी है। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आप वीडियो पॉज करके इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। 22 निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, क्या देखिएगा ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन परमाणु अप्रसार संधि पर एनपीटी पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया है? न तो इंडिया, न पाकिस्तान, न इजराइल, इन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन ईरान ने साइन कर दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 कि न्यू मेंबर ऑफ सार्क एज, सार्क का कौन सा नया सदस्य है? तो ये है आपका जो 2007 में हुआ अफगानिस्तान है सार्क का नया सदस्य, और ये कब शामिल हुआ? 2007 में 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है कि 2006 में सार्क द्वारा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत की गई, फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए बोलते हैं इसको। इनमें से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक आपके मार्गन थंग है, केनेथ वॉल थॉमसन है और जॉर्ज एफ कैनन, तीनों ही, लेकिन जोसेफ नाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन किस देश में हुआ था? ये हुआ था आपका यूनाइटेड किंगडम में। तो पूरी व्याख्या देखिए इसका, ये 2021 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डैग हैमरशेल्ड कौन थे? तो डैग हैमरशेल्ड ये थे आपके संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये व्याख्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण काम किया था कि संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन फोर्स की जो स्थापना की थी इन्हीं के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है मनरेगा के अंतर्गत साल भर में कितने दिन कार्य सुनिश्चित किया गया है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा आपका 100 दिन, ऑप्शन डी। ये व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था?
तो याद रखिएगा उस समय मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री थे। 1977 में ये हुआ था, ठीक। 78 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित पर ध्यान दें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट, इनमें से कौन भारत में शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं? तो जिला बोर्ड आपका ये जिला पंचायत स्तर पर है और ये आपका शहरी क्षेत्र नहीं है। बाकी जो आपका ये नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण, नगर क्षेत्र समिति और टाउनशिप समिति और पोर्ट ट्रस्ट, ये सभी क्या है? शहरी स्थानीय संस्थाएं हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी 2 और 3 4 सही होंगे। तो व्याख्या पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत 3 प्रकार की नगर पालिका संरचनाओं की व्यवस्था दी गई है। 30 देखिए कि छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है इसमें से? कि इसमें से क्या सही नहीं है कि निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है। इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। यह यूनियन रक्षा प्रशासनिक, ठीक है, याद रखिए। और इसकी स्थापना नगरीय प्रशासन द्वारा कैंटोनमेंट क्षेत्र के सामान्य नागरिकों के लिए होती है। सही है। यह एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या सही नहीं है आपसे पूछ रहा है? तो पहला होगा कि इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये राइट आंसर है। इसकी पूरी व्याख्या पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक लिखा? ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके पेरी एंडरसन, ऑप्शन सी। 32 कि भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ये आपका 1950 में हुआ, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका व्याख्या आप देख लीजिए पहले। 33 देखिए कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने की अधिकतम अवधि क्या है? तो यह है आपका 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 कि किस वर्ष उपभोक्ता एवं संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, बार बार पूछा जा रहा है विभिन्न परीक्षाओं में। इसका आंसर होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी देना या वितरण करना, ये हुआ। अगला ये व्याख्या आप देख लीजिए 2021 को। कब पहली बार पूछता है कि कब प्रारंभ किया गया? 2016 में प्रारंभ किया गया। कहाँ से? बलिया जिले से। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकपाल प्रधानमंत्री पर लगी भ्रष्टाचार के आरोप की जांच किस मामले में कर सकता है? तो केवल और केवल किस मामले में करेगा? तो है आपका विशेषाधिकार हनन के मामले में। व्याख्या पढ़िए। 37 है कि रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित होते हैं? किससे प्रभावित होते हैं? तो उनके लिए होता है जो अज्ञानता की आवरण यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस से प्रभावित होते हैं। सी होगा। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। 38 देखिए, निम्न में से कौन सा विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? ये होंगे आपके जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स आंसर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की?
कौन थे वो? तो इसका सही आंसर होगा रोनाल्ड डॉर्किन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इसका रोनाल्ड डॉर्किन की एक इसकी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, टेकिंग राइट सीरियसली, बार बार आपसे पूछा जाता है और ये खैर लेकिन ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण, याद करके रख लीजिए आप। 40 देखिए कि किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है या कल्पना है। तो ये आपका कथन है, जीटीएच कोड का एक फेमस कोट है पॉलिटिकल साइंस का कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता एक मिथक है। क्वेश्चन नंबर 41 कि पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट ऑरिजिनेटेड प्राइमरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी निम्नलिखित में से किस देश में उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतन प्रमुख रूप से प्रादुर्भाव हुआ? तो ये था इसका आंसर आपका फ्रांस। यह आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 42 कि किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? ये याद रखिएगा, ये जो है आपका अमेरिका का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपदा प्रबंधन, शासन कला और कूटनीति का वर्णन मिलता है, लेकिन डिसआर्मामेंट इसका नहीं मिलता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये व्याख्या आप देखते जाइए वीडियो पॉज करके। 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? ये भी क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कथन था आपका अरस्तु का, ये उसकी महत्वपूर्ण रचना है, इसको भी आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो ये थे आपके जेम्स बर्नहाइम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की 46 कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया? तो सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार देने वाले जो विचारक हैं आपके थॉमस हॉब्स हैं, ऑप्शन बी। आप व्याख्या पढ़ते जाइए। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये याद रखिएगा, ये हॉब्स की प्रथम रचना है 1650 और 1651 में इसकी रचना लेवियाथन प्रकाशित हुई और डी कॉर्पोरे, ये 3 भाषाएं आप याद रखिएगा, 3 पुस्तकें जो याद रखिएगा उसकी। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति नहीं भूल सकता या उसकी हानि को नहीं भूल सकता, ये किसका कथन है? और ये कथन बेहद फेमस है पॉलिटिकल साइंस में, और ये कथन आपका मैकियावेली का, ऑप्शन ए। 48 देखिए, जेएस मिल उपयुक्तवाद परिभाषित करता है, जेएस मिल उपयुक्तवाद परिभाषित करता है कि आनंद एवं तथा कष्ट की अनुपस्थिति के, आनंद तथा कष्ट की अनुपस्थिति के रूप में, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कि इनमें से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये इकलौते इसके उदाहरण आपके कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर। याद रखिए 30 से 32 में जो आपका गोलमेज सम्मेलन आंदोलन हुआ 30 से 32 में, और ये तीनों आपको याद होना चाहिए कब कब हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 कि डेविड स्टर्न की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय से ली गई है? तो है आपके बायोलॉजिकल साइंस जैविक यानी जीव विज्ञान से। अपना व्यवस्था सिद्धांत कहाँ से लिया था? जीव विज्ञान से, ये पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से किसने आधिकरण की 9 भंग प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह है आपका CF ब्लैक का, ऑप्शन बी। Which of the following is the characteristics of traditional approach to comparative politics? ये निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? ये होगा आपका ऐतिहासिक रूप से तथ्यों एवं मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है, तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत सिद्धांत है। पढ़ लीजिए इसको, व्याख्या पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है 53 कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787
या 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया? तो ये कन्फेडरेशन है, हाँ कन्फेडरेशन होगा, ठीक ये। और आपको ये पूरा व्याख्या पढ़ लीजिए कि फेडरेशन कन्फेडरेशन ये कहाँ है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 54 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त है? तो वो जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है बेहद महत्वपूर्ण है, उसकी पूर्व शर्त है। यानी लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके लिए जरूरी है कि संविधानवाद इसकी पूर्व शर्त है, बी राइट आंसर होगा। अगला ये व्याख्या आप पढ़ लीजिए 55 देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर किस राज्य में पहले स्थापित हुआ? ये था अमेरिका यूएस में। तो ये मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर उसकी पुस्तक भी है। 56 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है? तो है आपका कि राजनीतिक मान्यता और राजनीतिक मूल्य, ठीक। अगला कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन दिसंबर 1946 वाज प्रेसिडेंट बाय हुम एंड एज इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट। यानी इसके अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? जो 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो थे आपको आप सभी को पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये प्रश्न याद रखिएगा कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 58 कि आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये आपका जो आर्थिक न्याय का सिद्धांत है भारत ये प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है आर्थिक न्याय, तो ऑप्शन बी। अब व्याख्या पढ़ लीजिए 59 देखिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसके सिफारिश के उपरांत किया गया? तो ये थे आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी। 42वां संविधान संशोधन 1976। 60 देखिए कि किस वर्ष में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? जनरल सा क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को पता है कि 61वां संविधान संशोधन जो 1988 का हुआ और ये 1989 में लागू कर दिया गया। 61 देखिए कि दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया? ये आपका 92वां संविधान संशोधन 1985। व्याख्या पढ़ लीजिए आप। 62 देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 44। 63 देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो 108 है संसद के संयुक्त अधिवेशन या सत्र का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये बार बार आपसे पूछा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? 3 बार। और किन मामलों में? तो इन मामलों में हो चुका है दहेज, बैंकिंग और आतंकवाद निवारक अधिनियम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 64 कि समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा ये विषय आपके 52 है, टोटल 52A। ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। कुछ आपको हमेशा कुछ जो समवर्ती संघ सूची के विषय और राज्य सूची और समवर्ती विषय की जो सूचियां हैं उनमें से कुछ 10-5 कम से 5-6 तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा विषय किस सूची में है, क्योंकि ये भी प्रश्न इनसे बनते हैं, ठीक। फिर 65 देखिए मैं जो आपसे कह रहा था, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि निम्नलिखित काल्पनिक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है। देखिए केंद्र राज्य संबंधित ये समितियां हैं, इनको आपको कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है। पहले कह रहा था, प्रश्न आपको मिल ही गया, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए व्याख्या ये आपको दिखना है कि सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1970, अनंतपुर शाही प्रस्ताव 1973 और पूंछी आयोग 2007। और इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, ये वहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? किसके समय में आया था भारत?
तो जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। ये व्याख्या है, हाँ व्याख्या देख लीजिए इरा 67 की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। तो है आपका जो लिट्टे है भारत से संबंधित नहीं बल्कि श्रीलंका से संबंधित है, प्रभाकरण इसी से संबंधित है। व्याख्या पढ़ लीजिएगा कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली हुए। ये आप व्याख्या देख लीजिएगा। और 69 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है, ऑप्शन सी। 70 और लास्ट क्वेश्चन है कि 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। तो ये है आपका कौन, ब्रेज़नेव समझौता भी बोलते हैं इसको। 20 ईयर्स 20 वर्ष मैत्री संबंधी इसी को बोलते हैं। आप ये पूरा व्याख्या पढ़ लीजिएगा, ठीक, ये भी पढ़ लीजिएगा पूरा। चलिए ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर जो कि यूपी हायर का 2021 का पेपर है। इसको सॉल्व सहित हमने देखा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हर पेपर में से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो एग्जामिनर है कहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार जितने सॉल्व पेपर मिले, जितने वो जो आपके एग्जाम हुए हैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड PGT का हो या हायर का, वो सबको आप अगर मिल जाए तो सॉल्व करते रहिए। दिन में 1 या 2 जरूर करिए, बाकी आप अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।